बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ 9 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है सामान्य रोग, कारण और उपचार। अर्थात कौन कौन से रोग होते हैं, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, और यह रोग जो है किन किन कारणों से फैलता है और इसका हम उपचार किस प्रकार से करेंगे। तो संक्रामक रोग वह रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है और वह रोग से ग्रसित है और उस रोगी व्यक्ति के शरीर से जो रोगाणु होते हैं वह स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को वो बहुत ही पीड़ित कर देते हैं। ये रोग एक रोगी व्यक्ति के अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं, जैसे वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, रक्त के माध्यम से तथा प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा जो है रोगी व्यक्ति जो है उसके रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचकर उसे रोग से पीड़ित कर देते हैं, रोग से ग्रसित कर देते हैं। जिसमें जो है टीबी है, काली खांसी है जो वायु के माध्यम से फैलती है, हैजा, मोती झर्रा, टाइफाइड, अतिसार यह जल के माध्यम से होता है। साथ ही साथ खुजली, दांत खाद खुजली, चर्म रोग यह जो है संपर्क, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा होता है। तथा मलेरिया, प्लेग, डेंगू ये सारे रोग जो है रक्त के माध्यम से होते हैं। तो यह है हमारा संक्रामक रोग, कि जो रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं और रोगी व्यक्ति के द्वारा जो है रोगाणु जो है स्वस्थ व्यक्ति को ग्रसित कर देते हैं, पीड़ित कर देते हैं, वह संक्रामक रोग कहलाता है। अब संक्रामक रोगों के लक्षण हम कैसे जानेंगे कि इस व्यक्ति को संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग के कई लक्षण होते हैं। प्राय सभी प्रकार के रोगाणु जो है संक्रमण द्वारा रोगी के शरीर में एक प्रकार का ऐसा विष उत्पन्न करते हैं और वह विष जो है व्यक्ति को इतना अधिक पीड़ित करता है कि व्यक्ति तापक्रम जो होता है बढ़ जाता है। यह पहला लक्षण हो गया। उसके बाद है प्राय सभी संक्रामक रोगों में व्यक्ति को ठंड लगती है, वह कांपने लगता है, उसकी शरीर जो है झुरझुरी सी लगती है। तीसरा है प्रत्येक संक्रामक रोग में व्यक्ति के सिर, टांगों एवं संपूर्ण शरीर में अत्यंत ही भयानक जो है दर्द होने लगता है। कुछ रोगों के संक्रमण में व्यक्ति के शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। जैसे आगे आप लोगों को बताया जाएगा कि छोटी माता या चेचक या बड़ी माता, उसमें जो है व्यक्ति के शरीर पर दाने निकल आते हैं। तो यह सभी जो है सभी रोगों में जो है पहले बुखार होकर ही रोग जो है उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए यह जो है उसका लक्षण दिया है कि रोग के रोगाणु जो है व्यक्ति के शरीर में जब जाते हैं तो विष उत्पन्न करते हैं और व्यक्ति का शरीर जो है तापक्रम से ताप उसका बढ़ जाता है और उसके बाद उसके सिर में भयंकर, उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द होने लगता है, उसका शरीर जो है ठंड से कांपने लगता है। सभी लक्षण है। उसके बाद व्यक्ति के शरीर पर छोटे छोटे लालपन के दाने निकलने लगते हैं। पांचवा है कभी कभी संक्रमण के साथ व्यक्ति की आंखों और नाक से पानी भी निकलने लगता है। जैसे सर्दी जुकाम होता है उस समय नाक और आंख से पानी निकलने लगता है। यह भी जो है एक प्रकार के जीवाणु के द्वारा वो भी संक्रमित होता है व्यक्ति, तभी ऐसा होता है। तो संक्रामक रोग तथा रोग के लक्षण आपको बताया गया। अब संक्रामक रोगों का संक्रमण, अर्थात जो संक्रामक रोग व्यक्तियों को होते हैं, लोगों में फैलते हैं, वह रोग किन किन माध्यमों से, संक्रमण मतलब किन किन माध्यमों से व्यक्ति तक यह संक्रामक रोग पहुंचता है। तो संक्रामक रोग के रोगाणु व्यक्ति तक पहुंचने के कई कारण हैं। पहला है जल एवं आहार के माध्यम से। विभिन्न संक्रामक रोगों के रोगाणु व्यक्ति के शरीर में जल एवं आहार के माध्यम से पहुंचते हैं। वास्तव में व्यक्ति जो होता है वह नियमित रूप से जल एवं आहार का ग्रहण करता रहता है। व्यक्ति बिना
जल और बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। तो उसका एक नियम है, जो प्रतिदिन भोजन करे, जल का ग्रहण करे। और यदि हमारे पर्यावरण में किसी भी भाग में किसी रोग के रोगाणु यदि अधिक संख्या में कहीं पे विद्यमान होते हैं तो उस रोग के बढ़ने की संभावना वहां पे अधिक होती है। हमारे जल एवं आहार के रोगाणु युक्त जल अथवा आहार जब कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो वह व्यक्ति जो है रोग से ग्रसित होता है, और वह रोग जो है उस व्यक्ति के अंतर्गत इतनी तेजी से फैलता है कि उस व्यक्ति तक ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों तक भी यह जो रोग के रोगाणु जो है पहुंच जाते हैं। यदि इस प्रक्रिया को हम रोकेंगे नहीं तो संक्रमण जल एवं आहार के माध्यम से फैलता चला जाता है। जैसे टाइफाइड है, अतिसार है, पेचिस है, आदि रोगों का संक्रमण जो है जल एवं आहार के माध्यम से होता है। और इन रोगों को फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य जो है मक्खियां करती हैं। यदि पूछे कि अतिसार, टाइफाइड, हैजा, यह रोग जो है किसके माध्यम से व्यक्ति तक पहुंचता है, तो जल एवं आहार के माध्यम से। जब जल और भोजन हम खुले में रखेंगे और यदि उसपे मक्खियां आकर बैठेंगी तो रोग के रोगाणु अपने पंजों में चिपकाई रहती हैं, और जब भोजन या पानी में बैठती हैं तो उस रोग के रोगाणु को उस जल एवं भोजन में छोड़ देती हैं, और जब व्यक्ति उसका सेवन करता है तब उन रोगों से वह ग्रसित हो जाता है। तो जल एवं परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि जल एवं आहार के माध्यम से कौन कौन से रोग फैलते हैं, तो अतिसार है, टाइफाइड है, मूत्रझर्रा है और हैजा है। और अब दूसरा है वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग। बहुत से ऐसे रोग हैं जो वायु में चारों तरफ घूमते रहते हैं। व्यक्ति जो है सांस लेता है तो सांस के माध्यम से भी वह रोग के रोगाणु जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जब व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है वह रोगाणु उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। तब वह जब छींकता है, खांसता है, पुनः वह रोग के रोगाणु जो है वातावरण में फैल जाते हैं और अन्य किसी स्वस्थ व्यक्ति को वह रोग से प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से यह रोग जो है फैलता रहता है। तो वायु के माध्यम से जो रोग फैलते हैं वह रोग है टीबी, कैंसर, त्वचा के संबंधित रोग, वह भी जो है सांस से संबंधित रोग, वह सभी जो है वायु के माध्यम से फैलती है। और उसमें है चेचक, छोटी माता, खसरा, तपेदिक, डिप्थीरिया तथा काली खांसी। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा संक्रमण। यह तीसरा है कि व्यक्ति को जो है यह संक्रामक रोग जो है प्रत्यक्ष संक्रमण के द्वारा भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपस में एक दूसरे से गले मिलता है, हाथ मिलाता है, तो इस संक्रमण के द्वारा भी रोग के रोगाणु जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाकर के उसे संक्रमित कर देते हैं, उसे रोग से ग्रसित कर देते हैं। तो यह रोग के रोगाणु जो है व्यक्ति तक कैसे पहुंचते हैं, इस संपर्क के परिणाम स्वरूप त्वचा के माध्यम से रोगाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और संक्रमण की इस प्रक्रिया द्वारा मुख्य रूप से त्वचा संबंधित विभिन्न रोगों का संक्रमण हुआ करता है। प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा संक्रमित होने वाले मुख्य रोग हैं दांत खाज, खुजली, कुष्ठ रोग आदि। अब चौथा है रक्त के माध्यम से संक्रमण। व्यक्ति के अंतर्गत रक्त के माध्यम से रोग कैसे फैलते हैं, तो जब कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है, उसे यदि मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है या प्लेग हुआ है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ जो है कीटाणु जो है के काटने से यह सारे रोग होते हैं, और वह कीटाणु है मच्छर। जो व्यक्ति को जब काटता है तो उसके जो डंक होते हैं व्यक्ति के शरीर पे सीधे रक्त से संपर्क करता है। उसका मुंह और डंक जो है व्यक्ति के रक्त से सीधा संपर्क करता है। जब वह डंक को चुभता है तो वह जो है उसके यदि वह किसी रोग के रोगाणु को अपने अंदर लिए है तो वह उस रोग के रोगाणु को जब डंक मारता है तो वह उस स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत छोड़ देता है, और इस प्रकार वह स्वस्थ व्यक्ति जो है
पर बैठता है, उसे डंक मार करके उसके खून को चूसता है, तो उस रोगी व्यक्ति के अंतर्गत जो रोगाणु है उसे अपने अंदर ले लेता है, और जब वह स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत जाता है, उसके ऊपर बैठकर डंक मारता है या अपने मुंह को लगाता है, तो उसके जो लाल होते हैं उस व्यक्ति के शरीर पर पड़ते हैं और उसके द्वारा जो है रोग के रोगाणु जो है उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से रक्त के माध्यम से भी रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, संक्रामक रोग और संक्रामक रोग के लक्षण के साथ संक्रामक रोग का संक्रमण किस प्रकार से होता है, तो 4 प्रकार से होता है। जल एवं आहार के माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से होता है, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा होता है, रक्त के माध्यम से होता है। लघु उत्तरी में पूछा जा सकता है कि संक्रामक रोग के संक्रमण के क्या कारण है। तो इन 4 हेडिंगों का आप वर्णन कर सकते हैं लिख करके, या लघु उत्तरी में पूछ सकता है कि संक्रामक रोगों के संक्रमण के 4 कारण बताइए या कौन कौन से कारण हैं। तो आप इन 4 का नाम लिख सकते हैं। अब आपको अगला मैं बताऊंगी संक्रामक रोग तथा संक्रामक रोग प्रतिरक्षा। अर्थात संक्रामक रोग जब मैं आप इससे पहले इसका वर्णन कर चुकी हूँ कि संक्रामक रोग क्या होता है, कि संक्रामक रोग वह रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, और किन किन माध्यमों से फैलता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जब व्यक्ति के अंतर्गत यह संक्रामक रोग फैलता है तो व्यक्ति को इन रोगों से रक्षा करने के लिए क्या उपाय किया जाता है, रोग प्रतिरक्षा। कुछ ऐसे तत्व व्यक्ति के अंतर्गत पहले से विद्यमान होते हैं जो व्यक्ति को जो है लड़ने की क्षमता देता है, और जब वह क्षमता जो है लड़ते लड़ते व्यक्ति थक जाता है तब उसे हॉस्पिटल या किसी चिकित्सा का शरण लेना पड़ता है। तो रोग प्रतिरक्षा क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से के परिणाम स्वरूप जो है संक्रामक रोग होता है। साथ ही साथ यह ज्ञात है कि संक्रामक रोगों के रोगाणु का अधिक संख्या में हमारे वातावरण और वायुमंडल में सदैव ही विद्यमान रहते हैं। किसी न किसी माध्यम से यह व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें रोग से ग्रसित करते हैं। तो जब कभी किसी रोग का प्रकोप होता है तब एक ही क्षेत्र में रहने वाले कुछ व्यक्ति तो रोगग्रस्त हो जाते हैं तथा कुछ व्यक्ति स्वस्थ बने रहते हैं। रोग के इस प्रकार के आंशिक संक्रमण का क्या कारण होता है? यह कारण यह होता है कि रोग प्रतिरक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोग से बचने के लिए स्वस्थ बने रहने की प्राकृतिक इच्छा तथा क्षमता विद्यमान होती है। कुछ व्यक्ति के अंतर्गत यदि रोग हो जाते हैं तो वह उस रोग से लड़ता है, उसके अंतर्गत जो उस रोग से लड़ने की क्षमता और जीने की इच्छा होती है उसे रोग प्रतिरक्षा कहते हैं। और यह प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरक्षा के 2 कारण होते हैं। जो पूछ देता है कि रोग प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं या रोग प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के उपाय बताइए। तो 2 कारण हैं, 2 प्रकार हैं, और उत्पन्न करने के भी 2 ही कारण हैं। एक प्राकृतिक होता है जो व्यक्ति के अंतर्गत पहले से विद्यमान होता है, और जब व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है तो इसी रोग प्रतिरक्षा क्षमता के कारण जो है उस बीमारी से लड़ता रहता है, और जब लड़ने की क्षमता उसकी समाप्त होती है तो वह जब डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर उसे उस रोग से लड़ने के लिए जो है कृत्रिम अर्थात बनावटी जो है रोग प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करता है, और वह व्यक्ति जो है दवा के द्वारा ठीक होता है। और कुछ व्यक्ति जो है यदि हल्का फुल्का रोग से ग्रसित हुए तो वह अपने आप कुछ दवा कर लेते हैं, घरेलू दवा करते हैं, और रोग से लड़ने की क्षमता उनके अंतर्गत यदि अधिक मात्रा में होती है तो वह जो है अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो कह रहा है कि व्यवहारिक दृष्टि से कहा जाए कि जब हमारे शरीर की किसी रोग के रोगाणु प्रवेश करते हैं तब हमारा शरीर जो है इन रोगाणुओं को अपना शत्रु मानकर उनसे संघर्ष प्रारंभ कर देता है। इस संघर्ष में यदि शरीर जीत जाता है, जब जैसा कि मैं आपको पहले बताई कि कोई व्यक्ति किसी भी रोग से ग्रसित होता है तो वह उसका शरीर जो है उस रोग को अपना दुश्मन मानकर यदि उससे लड़ने की क्षमता रखता है
लड़ता रहता है और उस रोग से लड़ते हुए उसका शरीर जब उस रोग से जीत जाता है तब वह शरीर स्वस्थ बना रहता है। और इसके विपरीत यदि संघर्ष में शरीर हार जाता है, वो अपने आप को कमजोर मान लेता है, तो वह निश्चित रूप से व्यक्ति जो है रोग से ग्रसित हो जाता है। विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने वाली शरीर की क्षमता को ही हम रोग प्रतिरक्षा क्षमता कहते हैं। तो यह क्षमता जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अथवा रोग प्रतिबंधक दोनों एक ही है। सब भिन्न समय में यह क्षमता कम या अधिक हो जाती है। यदि रोग प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार की होती है। प्रकार क्रमशः प्राकृतिक, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ, रोग, और दूसरा जो है अर्जित और कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जैसे व्यक्ति का शरीर जब उन रोग के रोगाणुओं से लड़ते रहता है और लड़ते लड़ते यदि शरीर जो रोगाणुओं को पछाड़ देता है, रोग को पछाड़ देता है और शरीर जीत जाता है, तो वह रोग जो है समाप्त हो जाता है। और जब यही रोग हमारे शरीर को ग्रसित कर देता है, हमारा शरीर लड़ने की क्षमता खो देता है, और तो हमारा शरीर जो है, व्यक्ति जो है उस रोग के अधीन हो जाता है। तो यह जो रोग से लड़ने की क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह व्यक्ति के अंतर्गत प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की गई है, जन्मजात होती है। स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में इस क्षमता को प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में यह भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। किसी में कम पाई जाती है, किसी में अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति किसी कारण से दुर्बलता का शिकार हो या स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करके अनियमित जीवन व्यतीत करता है, तो उसका शारीरिक क्षमता अधिक परिश्रम करता हो तथा संतुलित आहार का अभाव हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसके अंतर्गत घट जाती है। अर्थात व्यक्ति को के अंतर्गत यह प्राकृतिक रोग प्रतिरक्षा जो क्षमता है वह विद्यमान रहे, उसके लिए वह नियमित उठे, नियमित भोजन करे, अर्थात उसके जितने भी दिनचर्या है वह नियमित रूप से हो, तो उसके अंतर्गत जो स्वस्थ रहेगा और रोग से लड़ने की क्षमता विद्यमान रहेगी। यदि वह नियमों की अवहेलना करेगा, नियमित कार्य नहीं करेगा, तो वह खुद दुबला पतला रहेगा, तो उसे जो भी रोग होगा वह उसे ग्रसित कर लेगा। दूसरा है कृत्रिम अथवा अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब व्यक्ति का प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है उस रोग से लड़ते लड़ते, तब उसे जो है क्षमता रोगों से बचाने के लिए अन्य बाहरी जो है कृत्रिम प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए वह स्वास्थ्य विभाग में जाता है, उसकी दवा होती है और वह दवा खाता है और ठीक हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह होता है जो स्वस्थ बने रहने के लिए कुछ अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता होती है। यह अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वह व्यक्ति के अंतर्गत भिन्न भिन्न रूपों से अर्जित किया जाता है। अपने प्रथम रूप में कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता संबंधित रोग के प्रकोप द्वारा अर्जित की जाती है। व्यवहार में देखा जा सकता है कि मान्यता के पीछे यह तथ्य निहित है कि जब किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग होते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर में संबंधित रोगाणुओं से संघर्ष करने के अतिरिक्त उसकी क्षमता का विकास होता जाता है और संक्रामक रोग जो है उसे ग्रसित नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय प्रकार की कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राप्त करने के लिए संबंधित टीके भी लगवाए जाते हैं। वास्तव में टीका या इंजेक्शन पद्धति का विकास अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता के सिद्धांत के आधार पर हुआ है। तो यह हमारा संक्रामक रोग तथा इससे लड़ने की कौन कौन से कारण हैं, किस प्रकार से हम लड़ेंगे, यह मैं आपको बताई हूँ। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग हुआ तो उस व्यक्ति तथा उस संक्रामक रोगों को निसंक्रमण करने के लिए क्या उपाय करेंगे। निसंक्रमण क्या होता है तथा निसंक्रामक पदार्थ किसे कहते हैं।
यह आप लोग जानते हैं कि सभी प्रकार के संक्रामक रोग के रोगाणुओं के प्रकोप से हुआ है। संक्रामक रोग जो है विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं के प्रकोप से होता है। कई प्रकार के रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणु हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, मोतीझर्रा, अतिसार, ये जितने भी रोग हैं, चेचक है, सभी के अलग अलग रोगाणु होते हैं। तो यह जो रोगाणु होते हैं यही जो है संक्रामक रोगों को फैलाते हैं। तो इस स्थिति में इन रोगों से बचाव करने का सर्वोत्तम उपाय यह होता है कि रोगों का संक्रमण करना। संक्रमण मतलब होता है नष्ट करना या समाप्त करना। जब हम इन रोगों को नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है संक्रमण। और इन रोगों को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में कहा गया है, जो इन संक्रमण रोगाणुओं को संक्रमण करता है वो उसे संक्रामक पदार्थ कहते हैं। तो संक्रामक पदार्थ कौन कौन सी विधियां होती हैं? 3 विधियां हैं। पहला है भौतिक, दूसरा है प्राकृतिक और तीसरा है रासायनिक। भौतिक विधि के अंतर्गत बच्चों आप लोग जैसा घरेलू उपाय होता है, भौतिक विधि के अंतर्गत आप लोग भी अपने घरों में करते हैं कि जल को उबालना। जब हम जल को उबाल कर पीते हैं, किसी व्यक्ति को रोग होता है, आज के इस समय में, वर्तमान समय में जो कोरोना नामक बीमारी फैली है, वायरस फैला है, इसमें भी गर्म वस्त्र पीने या खाने से, उसका सेवन करने से बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो व्यक्ति जो है जल को उबाल कर जब पीता है तो संक्रामक रोगों के नहीं संक्रमण का कारण होता है। वाष्प या भाप, पानी को जब खौलाया जाता है और वह पानी जो वाष्प बनकर ऊपर जाता है तो हम किसी अन्य बर्तन में उस वाष्प को एकत्रित करते हैं और उस वाष्प के कारण जो है, जिसे कुछ ही मिनट में जीवाणु मर जाते हैं। यदि यंत्रों द्वारा भाप का दबाव बढ़ा दिया जाए तो भारी वस्त्र भी निसंक्रमित किए जा सकते हैं। यह विधि अस्पतालों में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। सूखी गर्म हवा, यह विधि चमड़े, शीशे के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, रबड़ की वस्तुओं के निसंक्रमण के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये वस्तुएं अन्य प्रकार के निसंक्रामकों से निसंक्रमित नहीं की जा सकती। अगला है उबालना। यह विधि हर प्रकार के निसंक्रमित के लिए उपयुक्त, सरल तथा विश्वसनीय है। जल को 100 डिग्री सेल्सियस तथा गर्म करके रोगी के कपड़े, बिस्तर, तौलिया 20 से 30 मिनट तक उबालते हैं और इस प्रकार से रोगी के जो रोगाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और उबले जल में 2% सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाए तो इसकी कीटाणुनाशक जो है शक्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से भी हम रोग के रोगाणु को निसंक्रमण कर सकते हैं। तो यह निसंक्रमण करने का जो क्रिया है उसे निसंक्रामक पदार्थ कहते हैं। दूसरा है प्राकृतिक निसंक्रमण। प्राकृतिक निसंक्रमण क्या होता है? प्राकृतिक द्वारा जब प्राणियों के उपयोग के लिए शुद्ध वायु हमें प्राप्त हो, शुद्ध प्रकाश हो, जल हो इत्यादि प्रदान किए गए हैं, यदि मनुष्य इनका प्रयोग जो है उचित प्रकार से करता है और किसी अन्य निसंक्रमण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए सुबह के 8 बजे वाली सूर्य की किरणें बड़ी ही प्रभावशाली होती हैं। उससे इन किरणों से जो है अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं और यदि इसके संपर्क में व्यक्ति जाता है तो उन किरणों से भी रोग के रोगाणु जो है समाप्त हो जाते हैं। और आजकल अस्पतालों में, विशेषकर विदेशों में, इन किरणों की सहायता से अस्पताल के कमरे, दीवारें, बिस्तर आदि को निसंक्रमित किए जाते हैं। तीसरा है बच्चों रासायनिक निसंक्रमण। रासायनिक निसंक्रमण कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ का प्रचलन है जो रोग के जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, जैसे फिनाइल है या कार्बोलिक अम्ल से बनता है, किंतु उससे दुगुना शक्तिशाली होता है। 20 भाग जल में 1% का घोल बनाना चाहिए। इससे मल मूत्र गंदे स्थान को जो है साफ किया जाता है। जहाँ व्यक्ति मल मूत्र करता है, गंदे स्थान करता है, वहाँ फिनाइल का छिड़काव किया जाता है और इससे रोग के रोगाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है कार्बोलिक एसिड। यह कोलतार से निकलता है। इसका गाढ़ा अम्ल त्वचा पर लगने से त्वचा को जला देता है। इसका 5% का घोल बनाना चाहिए। इससे मल मूत्र, थूक, गंदे वस्त्र
बिस्तर आदि का निसंक्रमण करते हैं। यह कार्बोलिक एसिड का प्रयोग जो है मोती झर्रा, हैजा, पेचिश, अतिसार जैसे रोगाणुओं के रोग को निसंक्रमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चूना बच्चों प्राय यह साधारण रासायनिक पदार्थ है, सबके वहाँ उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग जो है घरों की पुताई करने में भी होता है। घरों की पुताई करने से भी अनेक प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और यह अन्य रसायनों की अपेक्षा जो है चूना अधिक सस्ता भी होता है। और चूने की सफेदी से, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि घरों की पुताई होता है, ऐसा करने से दीवारों पर जो चिपके हुए कीड़े मकोड़े होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इस चूने का जो छिड़काव जो है कुएं के जल में भी होता है। फर्श, नाली, शौच के स्थान पर भी चूना छिड़काव होता है। यदि प्लेग का प्रकोप है और मकान के दरवाजे के सामने पर्याप्त दूरी तक चूना बिछाने से प्लेग के चूहे के पिस्सू मकान में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगला है डीडीटी। डीडीटी का भी प्रयोग आप लोग ज्यादातर करते हैं और घरों में सरकारी ब्लॉक के द्वारा करवाया जाता है कि यह श्वेत रंग का अति प्रभावशाली जो है चूर्ण होता है। यह जूं, चींटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, छिपकली आदि को नष्ट करने में समर्थ होता है। और भारत में डीडीटी का छिड़काव जो है मलेरिया के उन्मूलन में किया गया था। क्लोरीन यह हरे रंग का गैस है। यह वायु तथा जल को निसंक्रमित कर देती है, अर्थात वायु और जल दोनों को जो है क्लोरीन शुद्ध करती है और इससे कमरे को निसंक्रमित कर सकते हैं। नगरों में जल विभाग जो है इसका प्रयोग करके भारी मात्रा में जल को शुद्ध करने का काम करता है। इस प्रकार से बच्चों यह आप लोगों का संक्रामक रोगों को संक्रमण का जो है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यह 3 प्रकार है जिसके द्वारा जो संक्रामक रोगों को संक्रमण किया जा सकता है।